बात करेंगे बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कैसे बच्चा सोसाइटी से डिफरेंट जो इस बिहेवियर है, कल्चर है, वो यहाँ पर गेन करता है, एक्वायर करता है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसके क्या क्या बेसिस हो सकते हैं? तो फर्स्ट बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी यहाँ पर देखा जा सकता है कि चाइल्ड यहाँ पर हमें देखते हैं कि हर बच्चे की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो, हाइट हो, स्ट्रेंथ हो, वो डिफरेंट होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चे को कहाँ से मिलती है? वो उसको उसके पेरेंट्स के जीन से मिलती है। जैसे कि डिफरेंट आई कलर, डिफरेंट हाइट, डिफरेंट स्किन टोन, किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज डिफरेंट होती है, फिजिकल एबिलिटीज डिफरेंट होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम देखें तो अक्सर ये होता है कि अगर किसी चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स टॉल हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा भी आगे जाकर टॉल होगा। सेकंड में हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, किसी की म्यूजिक सीखने की जो रुचि है उसको में ज्यादा इंटरेस्ट है किसी की पेरेंट्स को, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो विद टाइम क्या करेगा, म्यूजिकल जो टेंडेंसी है, म्यूजिकल जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप करेगा। तो ये हम देखते हैं हेरिडिटी के थ्रू। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस का सबसे पहला बेसिस है वो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि हेरिडिटी है, वंशानुक्रम, जो कि हम किसे कहते हैं, जो कि हमारा आता है नेचर में। अब सेकंड इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा आता है कि चाइल्ड जिस इन्वायरमेंट में ग्रो करता है उसका उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि जिस तरह की फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, ये सारी चीजें जिस तरह की बच्चे को मिलेंगी उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उस तरह से डेवलप होंगे। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी। चाइल्ड ए के पास जो बुक्स हैं बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, अच्छा स्कूल है। वाइल जो चाइल्ड बी है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लेस एजुकेशनल सपोर्ट है। तो यहाँ पे दोनों के पास सेम इंटेलिजेंस होगा, लेकिन उनके पास जो डिफरेंस है उनके चीजों में, जो उन्हें चीजें नहीं मिल पाई चाइल्ड बी को, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर डिफरेंस देखा जा सकता है, क्योंकि जो दोनों के एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, बैकग्राउंड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। थर्ड इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का, रीजनिंग करने की और जो लर्निंग करने की कैपेसिटी होती है वो सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि टीचर ने एक पजल दिया क्लास में, तो एक चाइल्ड है वो 2 मिनट में सॉल्व कर देगा, दूसरा हो सकता है 10 मिनट ले। तो यहाँ पर दोनों इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों की स्पीड और स्टाइल क्या है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो इंटेलिजेंस में इस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कोई बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर एवरेज मार्क्स लाते हों, लेकिन कोई प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करते हों। तो यहाँ पर इस तरह के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर। जेंडर में आपके जो फिजिकल और सोशल डिफरेंसेस हैं, जो आपकी आइडेंटिटी और जो आपके रोल्स को शेप करता है, वो यहाँ पर है जेंडर। तो जेंडर में हम जैसे देखते हैं जो बॉयज और गर्ल्स के फिजिकल और जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो जेंडर है वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का बेसिस है। टीचर को यहाँ पर हम जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, वो यहाँ पर अवॉइड करने की जरूरत है। बहुत से टीचरों को लगता है कि जो गर्ल्स हैं वो वीक है मैथ्स में, या फिर लड़के, बॉयज डोंट क्राई, लड़के रो नहीं सकते, या फिर यहाँ पे टीचर को ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चा कुछ भी यहाँ पर लर्न कर सकता है। यहाँ पर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक अ गर्ल कैन मे बी अ इंजीनियर, कैन मे बिकम एन इंजीनियर, और बॉयज कैन बिकम अ डांसर ऑल्सो। तो ये हमें जो जेंडर डिफरेंसेस है ये यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं इसमें जेंडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिफ्थ इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आपके आता है फैमिली इनकम, रिसोर्सेस और आपकी अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी का जो फैमिली बैकग्राउंड था, एजुकेशनल रिसोर्सेज थे, दोनों के पास डिफरेंट है। हो सकता है उनकी इंटेलिजेंस सेम हो, लेकिन डिफरेंट रिसोर्सेज की मिलने की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, एक चाइल्ड के पास हो सकता है लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, ट्यूशन हो, दूसरे बच्चे के पास हो सकता है सिर्फ बुक्स हो।
तो यहाँ पर जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो दोनों के पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये भी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सिक्स्थ इज एजुकेशन। एजुकेशन में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लर्निंग एक्सपोजर है और जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। एक बच्चा हो सकता है वो प्री स्कूल गया हो, दूसरे को हो सकता है वो डायरेक्टली क्लास 1 में आया हो। इसकी वजह से उसकी जो लर्निंग है वो क्या करती है, इम्पैक्ट इस ये जो चीजें हैं वो उसकी लर्निंग पे इम्पैक्ट डालती हैं। अब अगर हमें इन सारे बेसिस को अच्छे से लर्न करना है तो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो बेसिस था इंडिविजुअल डिफरेंस का, दैट इज हेरिडिटी। सेकंड इज इन्वायरमेंट, थर्ड इज इंटेलिजेंस, G is for gender, S is for socio-economic status, and sixth is education. तो यहाँ पर जो HEIGSC, heights, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं कि जो बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंस के, वो ये सारे के सारे सिक्स्थ जो मेजर बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंस से, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू। आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? क्या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, या आपके हेरिडिटी शो करता है, या फिर मोटिवेशन और सोसाइटी? तो आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड हैं? जैसे कि हमने पहले भी बात करी हमारा हेरिडिटी से, कि जो हम पेरेंट्स के जीन्स जो हर सबके डिफरेंट होते हैं, उनका डिफरेंट स्किन टोन, हाइट, स्ट्रेंथ, वेट, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर हेरिडिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सेकंड इज होम इन्वायरमेंट। होम जो इन्वायरमेंट है वो किसको अफेक्ट करता है? लर्निंग को, वेदर को, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को, और किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर जो होम इन्वायरमेंट है, अभी जैसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जो होम इन्वायरमेंट है वो किसको अफेक्ट करता है? हमारी लर्निंग को। जैसे हमने डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट चाइल्ड के बारे में पढ़ा कि उन्हें डिफरेंट एजुकेशन रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी थी, इसीलिए उनकी जो लर्निंग होगी, उनकी लर्निंग में भी इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब है अप्रोचेस टू हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जाना और उसके जो डिफरेंट बेसिस हैं उनके उनके बारे में हमें पता चला। तो अब इसकी क्या क्या अप्रोचेस हैं जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हैंडल कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है चाइल्ड सेंटर टीचिंग। जैसे आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी यहाँ पर देखा होगा कि सबसे ज्यादा फोकस किया गया है चाइल्ड सेंटर टीचिंग में, कि जो लर्नर की नीड्स हैं उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल एंड फिजिकल एबिलिटीज, इन सब पे हम ज्यादा फोकस करें। जो टीचिंग है वो चाइल्ड के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग की जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार हम क्या करते हैं स्कूल में, जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग उन्हें टॉपिक्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें ये ना करके उनके पास चॉइस रखनी चाहिए कि वो खुद अपने जो टॉपिक्स हैं वो डिसाइड करें और फिर उनसे उनके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास एक फ्रीडम होगी कि वो अपने टॉपिक खुद चुन सकते हैं और उनके अपने एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो क्या है, एक्टिव होगा, और जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। सेकंड इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसके वर्ड में भी हमें दिख रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फोकस करती है जब हम चीजों को सीखते हैं थ्रू एक्टिविटीज, जब हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करते हैं, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में कहते हैं। जैसे अगर हम फ्रैक्शन पढ़ाना है तो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है, वो एक पिज्जा का जो मॉडल है वो यूज कर सकता है। इससे जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डेवलप होगा और वो पढ़ने के लिए भी यहाँ पर रेडी होंगे। साइंस पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर हमें प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स लेकर आ सकते हैं क्लास में, और उसकी जो ग्रोथ है वो बच्चों को कह सकते हैं कि वो यहाँ पर उसको देखें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं। जो लर्निंग है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक, जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है तो जो हमारी लर्निंग है, बच्चों की लर्निंग है, वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। थर्ड इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे कि दिस मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, और यहाँ पर एक साथ यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इनको भी क्लास में शामिल किया जाए।
रियल एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि क्लास में बहुत से जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले अगर बच्चे हैं, तो उन्हें भी सेम क्लास में पढ़ाया जाए और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाए, उन्हें यहाँ पर चीज़ों को समझाया जाए। टीचर उन्हें प्रॉपर सपोर्ट करे और सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि टीचर बच्चों को भी कहे कि अगर उन बच्चों को कोई दिक्कत है तो बच्चे आपस में कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सभी बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, देयर डिसेबिलिटी एंड एवरीथिंग। फोर्थ इज रिमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में क्या है, जब हम वीक लर्नर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। वीक लर्नर्स यहाँ पर जैसे बहुत लर्नर को यहाँ पर दिक्कत होती है, मतलब सब एक पेस में नहीं सीख सकते, तो बहुत लर्नर होते हैं जिन्हें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो स्कूल के बाद क्या करें, यहाँ पर जैसे अगर मैथ्स में बच्चे को दिक्कत है तो मैथ्स की जो क्लासेस है वो यहाँ पर टीचर लें और उनको जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स हैं, वो बच्चे को प्रोवाइड करें, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाए और बाकी बच्चों की तरह ही वो यहाँ पर क्लास में पढ़ पाए। नेक्स्ट इज ग्रुप लर्निंग। जो फिफ्थ अप्रोच है, अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को हैंडल करना है तो वो है ग्रुप लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच के थ्रू कि बच्चों को हम एक साथ बिठाएं। अगर कोई बच्चा वीक है या कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसे ऐसे बच्चे के साथ बिठाया जाए जो यहाँ पर पढ़ने में ठीक हो और उसे बता सके। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर जो टीम वर्क है, कोऑपरेटिव जो लर्निंग है, वो इसके थ्रू यहाँ पर जो कुछ स्किल्स है बच्चों के अंदर वो यहाँ पर डेवलप होंगी। तो ग्रुप लर्निंग भी एक तरीका है जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर क्लास में हैंडल कर सकते हैं। सिक्स्थ इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लर्नर्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हों। अगर कुछ बच्चे पिक्चर्स को देख के ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं तो क्लास में हम पिक्चर्स का यूज करें, चार्ट्स का यूज करें। कुछ बच्चे अगर सुन के ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो उनसे डिस्कशन कराया जाए। कुछ बच्चे अगर काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा सीख पाते हैं फिजिकली चीज़ों को करके, तो उनके लिए लर्निंग बाय डूइंग कराया जाए या फिर उनके लिए एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रिपेयर की जाए। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पर गुड बिहेवियर और मोटिवेशन को एनकरेज करता है। जो गुड बिहेवियर है उसको यहाँ पर एनकरेज करना क्लास में। जैसे कि जो टीचर है वो अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसे बोले एक्सीलेंट एफर्ट या फिर वेरी गुड वर्क। तो इस तरह का जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जब बच्चे को मिलता है तो वो काम को और अच्छे से करता है और उसका मन करता है कि वो काम को और ज्यादा अच्छे से कर पाए और इससे जो मोटिवेशन है उनकी इंक्रीज होगी। तो ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ये बच्चे को मिलता रहना चाहिए, ताकि उसकी मोटिवेशन है जो काम को करने की, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ पर डेवलप हो। एट्थ, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड एंड इगैलिटेरियन अप्रोच। तो अभी तक हमने यहाँ पर कुछ अप्रोचेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ी, जो कि यहाँ पर हमारी 7 मेन अप्रोचेस हैं जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं क्लास में वो यहाँ पर हम ओवरकम कर सकते हैं और ताकि जो सारे बच्चे हैं वो डेवलप कर सकें अच्छे से अपनी स्किल्स और लर्निंग में वो अच्छे हों। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इगैलिटेरियन अप्रोच। इंटीग्रेटेड एंड इगैलिटेरियन अप्रोच यहाँ पर मतलब है कि डिफरेंट टीचिंग मेथड कंबाइन करके पढ़ाना। तो एट्थ जो अप्रोच है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हैंडल करने की, वो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल टीचिंग मेथड्स हैं उनको यहाँ पर कंबाइन किया जा सकता है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पे फोकस किया जा सकता है, किसके, लर्नर का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पे फोकस करता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच कनेक्ट करता है क्लासरूम की लर्निंग को रियल लाइफ से, कि बच्चों को सिर्फ रोट मेमोराइजेशन ये सब ना करवा कर उनकी एक जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए क्लासरूम में। जैसे अगर हमें क्लासरूम में वाटर साइकिल एक टॉपिक है साइंस में जो होता है, तो हमें अगर वो पढ़ाना है तो उसको हम पढ़ाने के लिए बच्चों को वीडियो, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट, ड्राइंग एक्टिविटी के थ्रू इन सब मेथड को इंटीग्रेट करके, इन सब मेथड को मिला के बच्चों को पढ़ा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट वाटर साइकिल का, जिससे उनकी समझ जो है वो और बेहतर हो। नाइन्थ अप्रोच इज इगैलिटेरियन पेडागोजी। इगैलिटेरियन पेडागोजी क्या होता है, इगैलिटेरियन पेडागोजी यहाँ पर बताता है इक्वालिटी बेस्ड टीचिंग। यहाँ पर इगैलिटेरियन पेडागोजी के अकॉर्डिंग जो लर्नर्स है उनका यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
There is no discrimination between learners, and it also promotes equality and democratic learning. तो egalitarian pedagogy के थ्रू यहाँ पर हम इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक लर्निंग यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि जो टीचर्स हैं, वो डिस्कशन जब क्लास में होती है तो सिर्फ ये नहीं कि जो टॉपर्स हैं उनको ही चांस दें, बल्कि उनको भी बोलने का मौका दें। जो बच्चे शाई हैं, इंट्रोवर्ट हैं, उनको भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे एनकरेज करें। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड्स हैं इगैलिटेरियन पेडागोजी के, वो हैं इक्वालिटी, इंक्लूजन, डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इगैलिटेरियन पेडागोजी है, वो यहाँ पर बात करती है इक्वालिटी की, इंक्लूजन की, डेमोक्रेसी की और पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट अप्रोच फॉर डाइवर्स लर्नर। अगर हमें डाइवर्स लर्नर को, आपकी क्लास में डाइवर्स डिफरेंट लर्नर्स हैं, तो आप उनको कैसे यहाँ पर हैंडल करोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो क्या आप सबको सेम टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे, या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होंगी, या फिर आप पनिशमेंट देंगे, और या फिर आप मेमोराइजेशन के या फिर रोट लर्निंग के थ्रू उनको पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर जो बेस्ट अप्रोच जो हमने अभी तक बात करी, वो क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि सब बच्चों को एक जैसा जब आप पढ़ाएंगे तभी समझ आएगा। तो हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को यहाँ पर जो डिफरेंट डाइवर्स लर्नर्स की जो नीड है वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, या फिर उनकी नीड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि तरह तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट मेथड है, उनको एक कर कर पढ़ाना। क्या ये सिंगल टीचिंग मेथड की बात करता है, या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको बताता है कि कैसे आपको डिफरेंट मेथड कंबाइन करने हैं, या फिर इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है वो लेक्चर मेथड को प्रमोट करता है, या फिर ये रोट मेमोराइजेशन, रेक्टाफिकेशन, इन सब चीजों को बताता है? तो इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, हमने जैसे कि पढ़ा, वो बात करता है कि आपको जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, कंबाइन करने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन इज इगैलिटेरियन पेडागोजी। इगैलिटेरियन पेडागोजी यहाँ पर क्या प्रमोट करती है? जैसे हमने इगैलिटेरियन पेडागोजी के कुछ कीवर्ड्स भी देखे थे, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन। तो क्या इनमें से कोई वर्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है? पहला है इनइक्वालिटी, सेकेंड इज कॉम्पिटिशन, थर्ड इज इक्वल पार्टिसिपेशन एंड फोर्थ इज पनिशमेंट। तो यहाँ पे इगैलिटेरियन जो पेडागोजी है वो बात करता है इक्वल पार्टिसिपेशन की। सो आंसर इज सी। नाउ वी विल टॉक अबाउट एजुकेशनल एप्लीकेशन। कि अभी तक हमने जो भी सोशलाइजेशन में पढ़ा, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जाने, इनको अभी हमने इनको तो समझ लिया ये क्या होते हैं, लेकिन अब हम इन्हें क्लासरूम में कैसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, या फिर इनका क्या इम्पोर्टेंस है, टीचर को ये समझना क्यों जरूरी है, टीचर ये क्यों जाने ये सारी जो चीजें हैं, इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहला है यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज एंड टीम वर्क। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन को समझने का जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि जो ग्रुप एक्टिविटी और टीम वर्क है, वो ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में कराए जाएं। यहाँ पर जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, जो बच्चों को टीम वर्क उनके अंदर बिल्ड करेगा स्किल्स, या फिर जो कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। तो वो किसके थ्रू होंगी? जब वो पेयर में काम करेंगे या फिर ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन को समझना इसीलिए ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लासरूम में इसको अगर हमें लेकर आना है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप एक्टिविटीज और टीम वर्क कराया जाए। सेकंड इज कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन। सोशलाइजेशन अब हमने समझ लिया। हमने यहाँ पर बात करी थी सोशलाइजेशन की, कि सोशलाइजेशन यहाँ पर एक प्रोसेस है जो कि जिससे हम डिफरेंट कल्चर, वैल्यूज यहाँ पर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि यहाँ पर बात करता है कि हम जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शेयर्ड जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपने आसपास लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है, एक जो कॉपरेशन की फीलिंग है और डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर डेवलप होता है। तो यहाँ पे टीचर को जरूरत है कि वो क्या करे, कॉपरेशन और डिसिप्लिन यहाँ पर क्लास में लेकर आए।
थर्ड इज पेयर लर्निंग टेक्निक्स। पेयर लर्निंग टेक्निक्स जैसे कि पेयर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाई जाए, उनके पेयर हों, फिर डिस्कशन करवाया जाए क्लास में। क्लास में जो डिस्कशन जब करें तो वो कौन करे? बच्चों से स्टार्ट किया जाए, कि टीचर ना करके जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो? स्टूडेंट की बातों से, कि उनको किस तरह की दिक्कतें हैं, कौन-सी चीज़ें उन्हें खुश करती हैं। और अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जब हम बात करते हैं कि जो पीयर टू पीयर ट्यूटोरिंग मेथड है, अगर एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते, तो उनके साथ उन्हें बिठाया जाए ताकि वो दोनों एक-दूसरे को पढ़ाकर और समझकर जो क्लासरूम में कोऑपरेटिव जो एनवायरनमेंट है, वो यहाँ पर डेवलप हो। फोर्थ इज सोशल वैल्यू एंड इंटरैक्शन। तो सोशल वैल्यू एंड इंटरैक्शन यहाँ पर बताता है कि जो इंक्लूसिव बिहेवियर है, कहता है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं और जो बच्चे हैं उनको जो नॉर्मल हैं, तो उनको यहाँ पर इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। ये नहीं कि उनकी जो क्लास है वो अलग रूम में कराई जाए, सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए, ताकि जो सोशल एंगेजमेंट है वो क्या हो? मीनिंगफुल हो। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जाना। अब हमें क्लासरूम में हम इसे कैसे लेकर आ सकते हैं? तो क्लासरूम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइवर्स मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट जो टीचिंग मेथड्स हैं, रेमेडियल जो टीचिंग है वो बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड इज रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। यहाँ पर जो लर्नर हैं उनको सिखाएं कि जो जितनी की डाइवर्सिटी जो है वो उसको रिस्पेक्ट किया जाए, और जो इंडिविजुअल की यूनिक स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर समझा जाए, देखा जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। थर्ड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी बात करता है कि इक्वल जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर बच्चे को दी जाए, रिगार्डलेस ऑफ कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बच्चे समझते हैं, नहीं समझते, लेकिन ये नहीं कि बहुत से टीचर ये करते हैं कि अगर बच्चे ने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया तो उसको बाद में क्लास में गेम्स पीरियड में उसका बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें क्लासरूम में करना ये यूजफुल नहीं है। अगर हो सकता है बच्चे का कुछ रीज़न की वज़ह से वो अपना होमवर्क ना कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्या करेंगे, उसका गेम पीरियड उससे छीन लेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वल लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो हर बच्चे को दी जाएँ। उनको उनका और जो टाइम है, एक जो स्पेसिफिक टाइम है वो दिया जाए, रेमेडियल टीचिंग दी जाए, तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी हर बच्चे को देनी चाहिए। फोर्थ इज इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस यहाँ पर बात करता है कि डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे कि ताकि जो हर लर्नर की जो जर्नी है उनको सपोर्ट किया जाए। इंक्लूसिव डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उन सभी जो मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करके क्लासरूम की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंक्लूसिव बनाया जाए, साथ में सब बच्चे पढ़ें और साथ में चीजों को समझें, जानें। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्लास में ज्यादा से ज्यादा हों। अब है हमने इकोलॉजिकल थ्योरी की यहाँ पर बात करी। इकोलॉजिकल थ्योरी जो ब्रंसन ब्रेनर ने यहाँ पर दी थी हमें, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज जो हमने समझा कि जो माइक्रो जो फैमिली और स्कूल है, जब हम इंडिविजुअली इन्हें देखते हैं तो ये यहाँ पर शो करता है माइक्रो सिस्टम, लेकिन जब स्कूल और फैमिली यहाँ पर आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो शो करते हैं मीजो सिस्टम। तो ये जो स्कूल फैमिली का कॉपरेशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाता है स्कूल और होम इन्वायरमेंट में। हो सकता है बहुत बार बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, तो टीचर क्या करती हैं कि उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाती हैं कि समझने के लिए कि क्या रीजन है जिस वजह से बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा स्कूल में, या फिर क्लासरूम में बच्चा सैड है। तो बहुत बार टीचर क्या करती हैं, फैमिली को, उनके पेरेंट्स को कॉल करती हैं ताकि वो ये अच्छे से समझ पाए कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है या फिर उसको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह का जब स्कूल और फैमिली कोऑपरेशन होगा, तो जो एजुकेशन और होम एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर दोनों में एक ब्रिज जो होगा वो क्रिएट होगा। सेकंड इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पर बात करता है कि कैसे एक सपोर्टिव और अपलिफ्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर की वजह से जो बच्चा है वो अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। थर्ड इज सोसाइटल इन्फ्लुएंस। सोसाइटल इन्फ्लुएंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं वो लर्नर को शेप करता है, कि कैसे, जैसे हमने देखा था चाइल्ड ए और चाइल्ड बी थे, तो उनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज जो थे वो डिफरेंट थे, और जो उनका बैकग्राउंड था वो डिफरेंट था, लेकिन ये जो उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट है
वो यहाँ पर लर्नर की जो लर्निंग है उसको क्या करता है, शेप करता है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है हमें कि हो सकते हैं सब बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा क्लासरूम में परफ़ॉर्म ना कर पाएँ, सब मैथ्स में या फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो पढ़ाई में नहीं है तो बाकी चीज़ों में भी नहीं होंगे। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत है समझने की, जो सोसाइटल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो बच्चे की लर्निंग है उसको यहाँ पर शेप करता है। फोर्थ इज कंप्लीट इन्वायरमेंट। कंप्लीट इन्वायरमेंट में यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चाइल्ड फोकस लर्निंग। तो जो चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, होलिस्टिक जो फोकस है बच्चे के जो वर्ल्ड है उस पर, जैसे कि बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनकी समझने की शक्ति, उनकी सोशो इमोशनल लर्निंग, उनका जो फिजिकल एबिलिटीज है उस पर ध्यान दिया जाए। तो बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर फोकस, उस पर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाए। अब है, हमने इगैलिटेरियन पेडागोजी की बात करी, तो इगैलिटेरियन पेडागोजी के यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। तो इगैलिटेरियन पेडागोजी यहाँ पर इंक्लूजन, इक्वालिटी, कोऑपरेशन, डाइवर्सिटी, चाइल्ड सेंटर लर्निंग की बात करता है। ये बात करता है कि जो सभी बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको इंक्लूड किया जाए क्लासरूम में, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव जो स्किल्स हैं वो उनके अंदर डेवलप हो, या फिर जो डाइवर्सिटी है लर्नर्स की वो आपस में मिलजुल कर रहें, और जो चाइल्ड सेंटर लर्निंग है वो यहाँ पर हो। तो जो कोर प्रिंसिपल है ये ज़रूरी है, क्योंकि इस अगर हम ये सारी जो कीवर्ड्स हमने अभी जाने, अगर हम ये करेंगे क्लासरूम में तो इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसकी वजह से जो फेयर इन्वायरमेंट है वो हर बच्चे को यहाँ पर हम इंश्योर कर पाएंगे। सेकंड इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो भी बच्चों के अंदर आएगा जब आप इक्वालिटी प्रमोट करोगे क्लास में, तो वहां से खुद ही यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बच्चों के अंदर यहाँ पे डेवलप होगा, वो एक्टिवली इंगेज कर पाएंगे लर्निंग प्रोसेस में। थर्ड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल जो चांस है वो हर एक लर्नर को दिया जाए। फोर्थ इज रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी, डिफरेंट जो लर्नर्स हैं उनके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, हम उनको क्लास में इंक्लूड करें, जेंडर या फिर कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको वैल्यू करें। तो ये जो फोर प्रिंसिपल हैं, दीज आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियन पेडागोजी। कि इगैलिटेरियन पेडागोजी होगी तो आप इस तरह के यहाँ पे चीजें प्रैक्टिस करेंगे क्लासरूम में एज अ टीचर। अब है, यहाँ पर कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जो भी हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा उसके बेसिस में हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीयर लर्निंग मेनली डेवलप्स। पीयर लर्निंग यहाँ पर क्या डेवलप करता है? क्या पीयर लर्निंग से आइसोलेशन आता है, या फिर कॉपरेशन होता है, या फिर फियर और पनिशमेंट? तो पीयर लर्निंग, जितना ज्यादा बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर पढ़ेंगे उतना ज्यादा उनके अंदर क्या होगा, कॉपरेशन आएगा, इतना ज़्यादा वो कोऑपरेटली टीम वर्क जो स्किल्स हैं वो उनके अंदर बिल्ड होंगी, ना कि आइसोलेशन, फियर और पनिशमेंट। सेकंड इज स्कूल फैमिली कोऑपरेशन। जो स्कूल फैमिली कोऑपरेशन है वो किससे रिलेटेड है? तो क्या वो इकोलॉजिकल अप्रोच है, या फिर वो पनिशमेंट है, या फिर ड्रिल मेथड है, या फिर वो आइसोलेशन है? तो स्कूल फैमिली कोऑपरेशन यहाँ पर किससे रिलेटेड है? इकोलॉजिकल अप्रोच से। जो कि ब्रॉनफेन ब्रेनर की जो थ्योरी है वो यहाँ पर क्या बताती है, स्कूल फैमिली का कोऑपरेशन जो कि मीजो सिस्टम के अंदर आता है उसको यहाँ पर डिफाइन करता है इकोलॉजिकल अप्रोच। थर्ड इज, विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने इतने सारे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जाना, तो ऐसा फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है जो चाइल्ड को इन्फ्लुएंस करता है? क्या वो उसका पेयर ग्रुप है, या मीडिया है, या फैमिली और सोसाइटी? तो सबसे पहला जो एजेंट, प्राइमरी एजेंट जो है सोशलाइजेशन का वो कौन है? फैमिली। फैमिली का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। द डे अ चाइल्ड बॉर्न्स, तो वो कहाँ पर, वो किसके साथ ज्यादा होता है? फैमिली के साथ ऑफ कोर्स। तो इसीलिए जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। सेकंड क्वेश्चन इज लर्निंग थ्रू इंटरैक्शन। जब हम इंटरैक्शन के थ्रू चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम कंडीशनिंग कहते हैं, या सोशलाइजेशन और पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट? तो जब हम इंटरैक्शन के थ्रू चीजों को पढ़ते हैं या जानते हैं और समझते हैं तो हम उसे कहते हैं सोशलाइजेशन।
वो हमारा होता है सोशलाइजेशन का एक जो हमने प्रोसेस पढ़ा था कि सोशलाइजेशन ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे बच्चा अपने आसपास इन्वायरमेंट से क्या सीखता है, चीज़ों को, कल्चर, वैल्यूज़ ये सारी चीज़ें वो डेवलप करता है। अब हमें यहाँ पर जो भी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोशलाइजेशन के बेसिक्स, सोशलाइजेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा जो फैमिली है वो क्या है, फर्स्ट एजेंट है सोशलाइजेशन का। फिर हमने सोशलाइजेशन की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी जिसमें हमने कहा कि जो सोशलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड इज इंडिविजुअल एंड इंक्लूजन। इंडिविजुअल इंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा कि हर एक चाइल्ड क्या है, यूनिक है, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सपोर्ट करता है हर चाइल्ड को। थर्ड इज इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो हमने ब्रॉनसन ब्रेनर की पढ़ी यहाँ पर। पहला जिसमें हमने पढ़ा मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपका कल्चर और आपके ट्रेडिशंस आएंगे। मीजो सिस्टम में आपका जो पेरेंट टीचर का इंटरेक्शन है आपस में उसको डिफाइन करता है। और यहाँ पर माइक्रो सिस्टम यहाँ पर बताता है फैमिली और स्कूल के बारे में। और यहाँ पर मैक्रो जो सिस्टम है वो आपके कल्चर और ट्रेडिशन जो कि हमने पहले भी बात करी इसको यहाँ पर डिफाइन करता है। टीचिंग अप्रोच, तो यहाँ पर हमने इतनी टीचिंग अप्रोच पढ़ी, तो बेस्ट टीचिंग अप्रोच क्या है, इंक्लूसिव टीचिंग, जहाँ पर डिफरेंशिएटेड जो टीचिंग है वो यहाँ पर हेल्प करती है डाइवर्स लर्नर्स को, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग हो ताकि हर बच्चा यहाँ पर पढ़ पाए। देन इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में हम जो बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एज अ टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो नेचुरल हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को आ गया तो दूसरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा। आप उसको रेमेडियल टीचिंग दो, आप उसको डिफरेंशिएटेड टीचिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, उस पर और ध्यान देकर वो चीजों को और ज्यादा समझ सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इमीडिएट जो इन्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं। इमीडिएट इन्वायरमेंट यहाँ पर क्या वो मैक्रो सिस्टम होता है या माइक्रो या एक्सो या क्रोनो। तो यहाँ पे जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट होता है चाइल्ड का, वो होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसमें आपके क्या आते हैं, पेरेंट्स, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, ये सारे क्या है, माइक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम आप में, मैक्रो सिस्टम में आपका जो मैक्रो, जो बड़ा सिस्टम है वो सारे आ जाएंगे। एक्सो में आपका जो एक्सटर्नल सिस्टम है वो आएगा। क्रोनो में यहाँ पर जो टाइम लाइन को यहाँ पर ये शो करता है कि एक लाइफ इवेंट की वजह से आपकी लाइफ में आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्शन यहाँ पर को इम्पैक्ट करता है, तो वो क्या होगा, क्रोनो सिस्टम में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का क्या मतलब है, रीसोशलाइजेशन का मतलब है जब हम यहाँ पर लर्निंग न्यू बिहेवियर, जब हम यहाँ पर नए बिहेवियर को क्या करते हैं, अ, सीखते हैं। फॉरगेटिंग ऑल लर्निंग, आइसोलेशन और पनिशमेंट। तो यहाँ पर रीसोशलाइजेशन का मतलब है लर्निंग न्यू बिहेवियर। री मीन्स अगेन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लर्न लर्न कर रहे हैं नए बिहेवियर। तो ये कुछ की टेक अवेज हैं, जैसे कि हमने सोशलाइजेशन और फैमिली के बारे में पढ़ा कि सोशलाइजेशन क्या करता है, चाइल्ड को हेल्प करता है एडजस्ट करने में इन्वायरमेंट में। फैमिली जो एक प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। सेकंड जो हमने इन्वायरमेंटल थ्योरी पढ़ी ब्रोफन ब्रेनर की, और जिसमें हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो आपका मल्टीपल इन्वायरमेंट सिस्टम पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल लर्नर की हमने यहाँ पर बात करी कि जो एवरी लर्नर है वो यूनिक है, हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। फोर्थ इज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, जो हम जिसमें हमने पढ़ा कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग और इंक्लूसिव लर्निंग यहाँ पर क्लास में ज्यादा से ज्यादा हो। डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्लास में कराए जाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप आपको ये सारा समझ आया हो। थैंक यू।